जय हिंद। आप देख रहे हैं दानवीर सिंह यूट्यूब चैनल और मैं हूं कर्नल दानवीर सिंह। आज हम बात करेंगे इंडिया और इजराइल के संबंधों के बारे में। अभी हाल ही में हमने देखा किस तरीके से इजराइल और हमास के बीच में एक झड़प चली 11 दिन, और आज उसका पहला दिन है सीज फायर का। इजिप्ट ने सीज फायर ब्रोकर किया, अमेरिका ने प्रेशर डाला और दुनिया के कई ममालिक ऐसे थे जिन्होंने इजराइल के ऊपर प्रेशर बनाया। कई सारे मुल्कों के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन हुए, तो एक इंटरनेशनल ओपिनियन बन रहा था कि ये जो लड़ाई झगड़ा है ये बंद होना चाहिए। और शुक्र है कि आज सीज फायर का पहला दिन है। कितने दिन तक टिका रहेगा ये हम आने वाले समय में देखेंगे। और इस प्रकार से हमास के साथ पहले भी 2 बारी सीज फायर हो चुका है, तो कोई नया नहीं है। और हर बार सीज फायर का ब्रोकर इजिप्ट रहा है, और जिस तर्ज पर सीज फायर अभी हुआ है इन्हीं तर्जों पर पहले भी 2 बार हो चुका है। तो ये तो आज का हालात थी, लेकिन हम बात करेंगे इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप के बारे में। इजराइल, जैसा कि हम जानते हैं, 1947 में यूनाइटेड नेशंस की एक करारदाद है जिसके तहत इजराइल की क्रिएशन का मसौदा जो है तैयार किया गया। उसमें ये डिसाइड किया गया कि इजराइल जो यहूदी हैं, जूस हैं, उनको एक अलहदा इलाका दिया जाएगा फिलिस्तीन से निकालकर, और बचा हुआ इलाका फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए छोड़ दिया जाएगा एज फिलिस्तीन, और इस इलाके को 2 मुल्कों में तकसीम कर दिया जाएगा। जूस इस बात से एग्री हो गए, लेकिन अरब ममालिक अरब फिलिस्तीनी इससे बिल्कुल नाखुश थे और उन्होंने बिल्कुल सिरे से इसको नकार दिया। बोला कि फिलिस्तीन का कोई भी बंटवारा नहीं होगा। अरबों का मानना था कि जूस जो हैं वो फिलिस्तीन में रह सकते हैं, लेकिन हुकूमत अरबों की होगी और फिलिस्तीन के अंदर ये इसका बंटवारा नहीं होने देंगे हम। तो ये उनका स्टैंड था, लेकिन ये जूस को बिल्कुल भी इन एग्रीमेंट नहीं था। वो किसी भी तरह चाहते थे कि हम बिल्कुल अपने आप को अलहदा रखें। ठीक उसी प्रकार जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ, हम कहते थे कि हम सब मिलके रहेंगे, लेकिन मुसलमान कहते थे कि हम मिलके रहना नहीं चाहते, हमें अलहदा मुल्क चाहिए। और इनफैक्ट जब 1948 में इजराइल ने अपनी आज़ादी घोषित कर दी, तो महात्मा गांधी का भी यही स्टांस था। महात्मा गांधी का ये कहना था कि हम इजराइल को तस्लीम नहीं कर सकते, क्योंकि इजराइल बिल्कुल उसी तर्ज पर बना है जिस तर्ज पर पाकिस्तान बना था, और मजहब के नाम पर कोई भी मुल्क नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी का ये कहना था कि जितने जूस पूरी दुनिया से माइग्रेट होकर इजराइल आए हैं, वो इजराइल को छोड़कर अपने अपने ओरिजिनल मुल्क में चले जाएं, और फिलिस्तीनियों के हक में रहना चाहिए, उसकी हुकूमत फिलिस्तीनियों के हाथ में होनी चाहिए। ये महात्मा गांधी का कहना था, और इसी के बेसिस पर अगले 2 साल तक हमारी पॉलिसी पर इसका असर पड़ा, और इंडिया ने भी इजराइल को 1950 तक रिकॉग्नाइज नहीं किया। इस दौरान सारे अरब ममालिक इकट्ठा हो गए और उन्होंने फिलिस्तीनियों के ऊपर हमला कर दिया। 1 साल ये युद्ध चला, और 49 में जाकर ये कहीं थोड़ी शांति हुई, सीज फायर हुआ, और एक ग्रीन लाइन से यहूदी इलाके और फिलिस्तीनी इलाकों का एक बंटवारा सा तय हुआ, जिसके अंदर गाजा पट्टी, जो कि इजिप्ट के कब्जे में आ गई थी, वेस्ट बैंक और जेरूसलम जो शहर है ये जॉर्डन के कब्जे में आ गया था, और बाकी जो बचा था वो इजराइल था। तो इस प्रकार से ये इजराइल की कहानी सेटल हुई और इजराइल अस्तित्व में आया। एल्बर्ट आइंस्टाइन का आप सबने नाम सुना होगा, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, और वो जू थे। उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखी, कहा कि आप जो है इजराइल को तस्लीम कर लें। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी वही लॉजिक दिया जो महात्मा गांधी ने दिया था,
और हमने इजराइल को तस्लीम नहीं किया 1950 तक। 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि इजराइल एक असलियत है और हमें असलियत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, इसलिए हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। लेकिन पूरे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमने इजराइल के साथ बहाल नहीं किए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि अरब हमसे नाराज हो। इसलिए हमने मुंबई में एक कॉन्सुलेट खोल दिया और वो कॉन्सुलेट ही रहा 1992 तक, जब तक हमने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इजराइल के साथ बहाल नहीं कर दिए। अब थोड़ा इजराइल की भी बात करते हैं। इजराइल के एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट आया 1967 में। 1967 में सारे अरब ममालिक, दैट इज इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, कुवैत, ये 5-6 मुल्कों की जो सेनाएं हैं इकट्ठा होकर इन्होंने एक सरप्राइज हमला इजराइल पर कर दिया। इजराइल के अस्तित्व का सवाल था। इजराइल ने बड़े जोश और खरोश के साथ और बहुत ही जिंदा दिली के साथ और बहुत ही एक मिलिट्री एक्यूमेंट दिखाते हुए जबरदस्त लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई 6 दिन चली और इस 6 दिन की लड़ाई के बाद पूरा सिनाई पेनिनसुला, जो कि इजराइल के साइज से भी बड़ा है, उस पर कब्जा कर लिया, गाजा पर कब्जा कर लिया, वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया और जेरूसलम सिटी पर कब्जा कर लिया। जेरूसलम पे आज भी इजरायलियों का कब्जा है। अब अरबों को पता लग गया कि भाई इजराइल को हराना आसान काम नहीं है। इस 6 दिन की लड़ाई में 20,000 अरबी सैनिक मारे गए, वहीं 1,000 इजरायली सैनिकों ने अपनी जान खोई और इजराइल अब पूरी तरह से काबिज हो चुका था। और ये असलियत जॉर्डन और इजिप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। आने वाले कुछ समय के अंदर इजिप्ट ने इजराइल को तस्लीम कर लिया। वो पहला अरब मुल्क था जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। जब इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया तो इजराइल ने भी सिनाई पेनिनसुला को खाली कर दिया और वो अपने सीमाओं में आ गया। इधर जॉर्डन ने भी अपनी सीमाओं का समझौता कर लिया और जॉर्डन ने भी बाद में इजराइल को तस्लीम कर लिया। आज के हालात ये हैं कि बहुत सारे अरब ममालिक इजराइल को मान्यता दे चुके हैं। एक अब्राहम अकॉर्ड हुआ था पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के टाइम में, जो कि गेम चेंजर था मिडिल ईस्ट के अंदर। अरब ममालिक भी अब इस चीज को समझ गए हैं कि इजराइल के साथ अभी हमें रहना सीख लेना चाहिए। अब ये चीज जो है ये ईरान को पसंद नहीं आ रही, तो ईरान तब से कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहा है कि कैसे इनकी जो दोस्ती बन रही है अरब कंट्रीज की और इजराइल की, इसको तोड़ा जाए। और ये मौका मिला इनको 5 मई को, अभी हाल फिलहाल 5 मई को ये मौका मिला, जब इजरायली कोर्ट ने कोई निर्णय लेना था, कोई डिसीजन लेना था ऑन सेटलमेंट इन मुस्लिम क्वार्टर्स, जेरूसलम के मुस्लिम क्वार्टर्स। जेरूसलम के अंदर ओल्ड क्वार्टर्स हैं, मुस्लिम क्वार्टर्स, क्रिश्चियन क्वार्टर्स, जूस क्वार्टर। तो मुस्लिम क्वार्टर्स पे कुछ निर्णय लेना था और राइट विंग यहूदियों ने वहां पर कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करे, कुछ जुलूस निकाले, जिससे चीज भड़की और फिलिस्तीनी मुसलमानों को अनकंफर्टेबल फील हुआ, इनसिक्योरिटी फील हुई। जहां पर वो हजारों साल से रह रहे थे उनको निकालने की बातें हो रही थी, तो ये एक जाहिर सी बात है इनसिक्योरिटी पैदा करेगा। एज अ रिजल्ट लॉ एंड ऑर्डर इशू बन गया और लॉ एंड ऑर्डर इशू बन गया। इजरायलियों ने बहुत भारी फोर्स का इस्तेमाल किया, अलस्का मॉस में घुस गए और वहां पे निर्दोष फिलिस्तीनियों को जो नमाज अदा कर रहे थे उनको मारा पीटा, स्मोक बम चलाए, रबर बुलेट्स चलाई और इसमें करीब 300 फिलिस्तीनी जख्मी हो गए। इस चीज का फायदा हमास ने उठाया। हमास ईरान समर्थित है और हमास ने उठाया फायदा और उन्होंने रॉकेट दागने शुरू कर दिए। इजराइल को पूरा हक है अपने सुरक्षा करने का, तो उसने उसको काउंटर किया, टारगेट्स को बमबारी करी गाजा में, जिसके चलते तकरीबन 262 के करीब फिलिस्तीनी मारे गए। और उससे अरब देशों के अंदर एक अनीज पैदा हुआ
और अनकंफर्टेबल सिचुएशन बनती जा रही थी और एक तरीके से प्रेशर बन रहा था इजराइल के ऊपर भी कि ये युद्ध को एकदम से बंद किया जाए, वरना जो इतने सालों के मेहनत के बाद जो एक नया रिश्ता बना है अरब कंट्रीज के साथ वो कहीं खराब ना हो जाए। तो शुक्र है कि ये सीज फायर हो गया। तो हम जब बात कर रहे थे कि इंडिया और इजराइल की रिलेशनशिप, तो 1992 के अंदर हमने इजराइल को फुल मान्यता दे दी। अब 1992 में हमने क्यों मान्यता दी? अब इसके अंदर एक OIC फैक्टर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ये एक पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ये एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, एक ऑर्गेनाइजेशन, और 72 में ये इस्लामिक कंट्रीज की ये ऑर्गेनाइजेशन बन गई, OIC, जिसको आज हम सब जानते हैं। और हिंदुस्तान को इसके अंदर कभी घुसने नहीं दिया गया। 1969 में जाकिर हुसैन हमारे राष्ट्रपति थे और मोरक्को के अंदर ये कॉन्फ्रेंस होनी थी, हमारा डेलीगेशन वो लेकर गए भी, और जिस कॉन्फ्रेंस का जो वेन्यू था उसकी लॉबी तक गए और वहां से फिर उनको वापस आना पड़ा क्योंकि हमको वहां पर शरीक होने की इजाज़त नहीं दी गई। वो बात और है कि दुनिया के 10% मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है, लेकिन इस मुसलमान की रहनुमाई करने का हमें मौका नहीं दिया गया क्योंकि पाकिस्तान के अयूब खान ने इसके ऊपर ऐतराज जताया। तो पाकिस्तान हमेशा ये ऐतराज जताता रहा है और इंडिया को किसी भी हालत में वो OIC के अंदर देखना नहीं चाहता। 50 साल के बाद 2019 में मार्च में इंडिया को ये सुनहरा मौका मिला। सुषमा स्वराज ने OIC की मीटिंग में तकरीर करी और जो OIC का रिस्पांस था कश्मीर के ऊपर वो भी नपातुला और दबा हुआ था 2019 में। उससे पहले जो पाकिस्तान ड्राफ्ट कर देता था वही OIC का ऑफिशियल स्टेटमेंट कश्मीर के ऊपर हो जाता। तो इंडिया ने सोचा कि हम इतना प्रयास कर रहे हैं और हमारे इतने प्रयासों के बावजूद भी OIC जब ये बात समझ ही नहीं रहा है तो हम इजराइल को क्यों ना मान्यता दे दें। तो हमने 1992 में इजराइल को मान्यता दे दी। इसके और भी कारण थे। जियोपॉलिटिकल कारण ये था कि रूस का विघटन हो गया था सोवियत यूनियन का। सोवियत यूनियन की जो कोल्ड वॉर के अंदर जो पावर थी वो नेचुरल सी बात है कि वो रशिया कमज़ोर था तो वो उसके पास नहीं थी बार्गेनिंग पावर और चीज़ें जो हैं। और सोवियत यूनियन कई सारे अरब कंट्रीज को सपोर्ट करता, जैसे इराक, सीरिया, इजिप्ट, और तो इन सारे कंट्रीज को सपोर्ट करता था। जब एक बार सोवियत यूनियन खत्म हो गया तो वो सपोर्ट भी खत्म हो गई और इंडिया को अपने आप को रीअलाइन करना था। और रीअलाइनमेंट के अंदर इजराइल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इजराइल को हमें मान्यता देनी पड़ी। उससे पहले हम नहीं दे पा रहे थे। उससे पहले जो क्योंकि हम नहीं दे पा रहे थे तो उनके भी कुछ कारण रहे होंगे और वो कारण बेसिकली ये थे कि हम ऑयल डिपेंडेंट थे। 1992 तक आते आते हमने ऑयल इंपोर्ट्स भी डाइवर्सिफाई कर दिए। कुछ रशिया से लेने लग गए, ईरान से लेने लग गए, वेनेजुएला तक पहुंच गए, हम ब्रुनाई से लेने लग गए। तो हमने वो ऑयल इंपोर्ट भी डाइवर्सिफाई कर दिए कि हमारी डिपेंडेंस अरब कंट्रीज के ऊपर थोड़ी कम हो जाए। उसके अलावा अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर वॉज कि इंडिया का बहुत सारा लेबर अरब कंट्रीज में काम कर रहा था और बहुत फॉरेन एक्सचेंज वहां से इंडिया के अंदर आता था। इंडिया नहीं चाहता था कि इजराइल को मान्यता देने से कहीं ऐसी सिचुएशन बन जाए कि हिंदुस्तानियों को वहां से निकाल दिया जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए और जो फॉरेन एक्सचेंज का जो अश्योर्ड जो इनकम थी वो बंद हो जाए। तो एक ही वो कारण था। और लास्टली डोमेस्टिक कारण था। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इंडियन मुस्लिम्स को वोट बैंक की तरह देखती हैं, यूज भी करा है उन्होंने। उनको लगता था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा वोट बैंक हमारे हाथ से खिसक जाएगा। लेकिन 1992 में ये सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए और इंडियन गवर्नमेंट ने, नरसिम्हा राव थे तब उस समय, ये डिसाइड किया कि हमें इजराइल को मान्यता दे देनी चाहिए। इजराइल को मान्यता दे दी गई और 1992 से लेके आज तक हमारी जो रिलेशनशिप है वो मजबूत होते चले जा रहे हैं। और आज की तारीख में हमारे जो डिफेंस रिलेटेड जो कोऑपरेशन है विद इजराइल
वो इंडिया के इंपोर्ट्स में थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है इजराइल। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज इंडिया को देता है और दी हैं और आगे भी देगा। इजराइल ऑन द कॉन्ट्रेरी शुरू से इंडिया के सपोर्ट में रहा है। इंडिया को 1962, 65, 71 और कारगिल में पूरी तरह से सपोर्ट किया था। कारगिल में आपको बता दूं, कारगिल में उनके फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया आए थे और इंडिया को ये बोला गया था, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट को, कि आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो और वो हमारे पास होगी, हम आपको मुहैया कराएंगे। सो दैट इज़ द ब्लाइंड सपोर्ट बेसिकली जो इजराइल इंडिया को देता रहा है। और आज की तारीख में इंडिया भी इजराइल के साथ खड़ा है। सोशल मीडिया के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से उस पर भी डिवीजन है, बट लार्जली इंडियंस भी इसको सपोर्ट करते हैं, इजराइल के साथ में अच्छे रिलेशनशिप्स को सपोर्ट करते हैं। और एक किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई सर्वे किया था जिसमें अराउंड 60% इंडियंस इजराइल को पसंद भी करते हैं, इजराइल के साथ गुड रिलेशंस को बढ़ावा भी देने की बात करते हैं। सो दैट इज व्हाट द जनरल पब्लिक फील्स। और इंडियन गवर्नमेंट तो वैसे भी इजराइल के साथ है, लेकिन एट द सेम टाइम पैलेस्टीनियन के साथ भी है। अब देखिए, पैलेस्टीनियंस की भी बात कर लें। देखिए, उनका मुल्क था पूरा फिलिस्तीन, और 1920 में जब ये अंग्रेजों के का मैंडेट बना वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जब ऑटोमन एम्पायर हार गया और लीग ऑफ नेशंस ने फिलिस्तीन का एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजों के हाथ में दे दिया, तो 1920 में वहाँ की पॉपुलेशन कितनी थी और कैसे थी और आज कैसी है आप समझ सकते हैं। उस समय तकरीबन 80% अरब मुसलमान थे, तकरीबन 20% और 17-18% 11% आपके जूस थे और 9% क्रिश्चियन थे। सो 80, 11 और 9। आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं तो ये पूरा उलट गया है। आज की तारीख में 80% जूस हैं, बाकी बचे मुसलमान हैं, तकरीबन 18% और 2% के करीब क्रिश्चियंस हैं। तो ये मोटा मोटी ये चेंज आया है। और जो उस इलाके के असल मालिक थे वो बेचारे रेफ्यूजी कैंपों में हैं, और पूरे यूरोप से और पूरी दुनिया से यहूदी आके वहाँ सेटल हो गए और अपने सेटलमेंट बढ़ाते जा रहे हैं। गांव फिलिस्तीनियों के खाली करवा दिए, उनको रेफ्यूजीज बना दिया। तो ये भी एक बड़े दुख की बात है, और इंडिया इस चीज को भी समझता है और फिलिस्तीनियों के साथ भी है। लेकिन किसके साथ नहीं है? वो आतंकवाद के साथ नहीं है। अभी इस लेटेस्ट तनातनी में हमने देखा कि हमास कैसे कूद पड़ा इस पूरी जंग में। हमास क्या है? हमास एक आतंकवादी संगठन है। वो फिलिस्तीनियों की रहनुमाई तो करता नहीं है, लेकिन वो उस पर काबिज है और उसके पास में हथियार हैं, उसके पास में सब कुछ है, वो कंट्रोल करता है। और हमास की गलती से हमास ने रॉकेट अगर ना दागे होते तो आज 262 फिलिस्तीनी अपनी जान न खोते, उधर 12 के करीब इजरायलियों ने जान खोई, वो भी ना खोते। और मेरे ख्याल से ये मैटर 5 मई को जो हुआ था वो 5 मई को या ज़्यादा 6 मई को सेटल हो जाता, इंटरनल इशू रह के और इंटरनल मैटर बन के ये ख़त्म हो जाता, और इजराइल की जो पुलिस है वो अपनी जो कार्रवाई करते हुए वो इशू को रिजॉल्व कर देती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम सब ने देखा कि किस तरीके से हमास ने कोई मौका नहीं छोड़ा इस पूरी इशू को इंटरनेशनलाइज करने के लिए। तो ये थी पूरी कहानी, और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि इंडिया के रिलेशन किस तरीके से इजराइल के साथ में उभर के निकले हैं और अभी हम कहाँ खड़े हैं। कल यूनाइटेड नेशंस में इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पर, उसने भी जो बयान दिया है वो बिल्कुल टिल्टेड टुवर्ड्स इजराइल लग रहा है। उसने हमास का नाम लिए बगैर उसकी निंदा करी है और रॉकेट अटैक्स की निंदा करी है। टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, बट संकेत उसी तरफ दिया है। तो ये सब देख के लगता है कि महात्मा गांधी के उस वक्तव्य से लेके और आज तक कितना सारा बदलाव आया है इस मुल्क में इजराइल को लेकर।
आई होप आपको ये छोटी सी प्रेजेंटेशन और मेरी बात पसंद आई होगी। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आपने मेरी बात सुनी। इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।